अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आए रोज पाकिस्तानी सियासत में एक नया तनाज़ा सामने आ रहा है, मगर हालिया तनाज़ा भारतीय पायलट अभिनंदन से मुताल्लिक है। एक इन कैमरा ब्रीफिंग का जिक्र हो रहा है और दबाव की बातें की जा रही हैं, और ये सारा मामला शुरू हुआ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान से, जिस पर आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए उसे कौमी सलामती की तारीख को मस्ख करने की कोशिश करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। इस जिम्मेदाराना फैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं, और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानियाँ हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। ये गुज़िश्ता रोज़ जो अयाज सादिक का बयान था उसका जवाब था। गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ था? अयाज सादिक ने वफाकी वजीर मुराद सईद को क्या जवाब दिया था, देखिए। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न NRO आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप आज दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। कलभूषण तो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाकी इलाकों के साथ साथ बलूचिस्तान में हमले करा रहा था। हमारे बलूच भाई मर रहे थे, वहाँ से गिरफ्तार हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बलूचिस्तान के जलसे में जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे हमले कर रहा है उसकी मजम्मत होगी। जनाब स्पीकर साहब, उसकी मजम्मत नहीं हुई। कलभूषण के हवाले से पहले भी खामोशी थी, आज भी खामोशी इख्तियार की गई। मुराद सईद साहब ने कहा, कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी कि इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर काँप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असम्बली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सकें। वफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर पर अयाज सादिक ने रद्द-ए-अमल दिया, और जब अयाज सादिक के रद्द-ए-अमल पर रद्द-ए-अमल आया तो उन्होंने वजाहत जारी की, मगर वजाहत में भी वजीर आज़म के हवाले से मुतनाज़े बातें कर दी, और हुकूमत ने वजाहत कबूल नहीं की, मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। अब जिस वाक़े से मुतालिक ये तनाज़ा खड़ा हुआ है वो वाक़या फरवरी 2019 का है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में एक कश्मीरी ने भारतीय फ़ौज पर खुदकश हमला किया, जिसमें 40 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत हुई। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता रहा। पाकिस्तान ने मुसलसल भारत से सबूत का मुतालबा किया, कशीदगी बढ़ती गई। भारत ने सबूत तो नहीं दिए। फिर 26 फरवरी को भारत ने दावा कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर फिजाई हमला किया, जिसमें कई हलाकतें हुई हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि इस हमले में कोई हलाकत नहीं हुई है, मगर दोनों ममालिक एक जंगी पोजीशन में आ गए थे। LOC पर सिक्योरिटी सख्त थी, और फिर पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तानी अफवाज ने 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक तैयारा भारतीय हुदूद में गिरा, दूसरा पाकिस्तान की हुदूद में गिरा, और इस तैयारे में मौजूद भारतीय पायलट
ابھی نندن کو حراست میں لیا گیا اور اگلے ہی روز پاکستان کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ چیز کہنی بھول گیا اینڈ میں، ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ ہم ایز اے پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ اور اس اعلان کے ایک دن بعد پاکستان نے قیدی پائلٹ کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ سفارتی اور سیکیورٹی محاذ پر پاکستان کو ایک واضح برتری بھی حاصل ہوئی۔ اس رہائی سے پہلے، بھارتی پائلٹ کو واپس کرنے سے پہلے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی۔ پاکستان کی عسکری اور سویلین قیادت کی، اپوزیشن بھی موجود تھی، حکومت بھی موجود تھی۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم اس ملاقات میں کیوں نہیں آئے، اور اب اس ملاقات کے حوالے سے ایاز صادق نے یہ بات کی جس کے اوپر رسپانس آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ عباسی صاحب آپ کل بھی موجود تھے، آپ نے کہا ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس کی باتیں کس طریقے سے میڈیا پر کر دی گئی، یہ بھی نون لیگ کا الزام ہے۔ اتنی اہم نیشنل سیکیورٹی کی ملاقات اور وہ بات کر دی گئی جو کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے خود نے سوالات اٹھا دیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ آپ سمجھتے ہیں درست کیا ایاز صادق صاحب نے، اور کیا آپ کی پارٹی سمجھتی ہے، کنڈیم کرتی ہے سارے کے سارے معاملے کو؟ جو ایاز صادق صاحب نے تقریر کی وہ کل صبح کی تھی۔ کل یہ ایشو نہیں تھا، اس کو انڈین میڈیا نے اٹھایا کیونکہ وہ انہوں نے اس کو توڑ کر بیان کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایاز صادق صاحب نے جو بات کی ہے، میں وہ بات یقیناً پارلیمان کے فلور پہ ہر بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایاز صادق صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، بڑے محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہاں جو جذبات ابھارے گئے ان کی بات اس کا نتیجہ تھی، تو اس کو اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ جو انہوں نے بات کی وہ صرف یہ تھی کہ فارن منسٹر میرے پاس آئے اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ جس بات کا ایاز صادق صاحب نے ذکر کیا ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی، وہ ایک پرائیویٹ ڈائیلاگ تھا ایاز صادق صاحب کا اور فارن منسٹر صاحب کا، اور انہوں نے اس میں جو کچھ دیکھا ایاز صادق صاحب نے انہوں نے بیان کر دیا۔ اب یہ بات یقیناً کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہ بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب آپ پارلیمان کے فلور پر کسی کو غدار کہیں گے، انڈین ایجنٹ کہیں گے، کلبھوشن کا محافظ کہیں گے، مودی کا یار کہیں گے، تو اس کو بھی اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اور ایاز صادق صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنا دفاع کروں، کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ اشخاص جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں، جو وفاقی وزراء ہیں، ان کے حالات کیا تھے اور کیا باتیں انہوں نے کی ہیں۔ میں اگر آپ مجھ سے صرف یہ بات پوچھیں کہ کیا ایاز صادق صاحب کو یہ بات سٹینڈ الون کرنی چاہیے تھی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ لیکن پارلیمان پر جو جذبات ابھارے گئے، جس پیرائے میں بات ہوئی، وہاں پر یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور آج بدقسمتی ہماری یہ ہے، جس کا میں نے کل ذکر کیا، کہ اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ حکومت اپوزیشن کو تھا نہیں، جو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ اعتماد تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی، جس میٹنگ میں ظاہر ہے آپ بھی موجود تھے، جس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں یہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ جی ابھی نندن کو اگر رہا نہیں کیا تو 8 بجے تک حملہ نہ کر دے بھارت۔ یہ بعد میں کوئی اگر ان کی انڈیویجول بات ہوئی ہے جو تو وہ ہوئی ہے جو کہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں، ویسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، میں اس میٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم سب نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اس میٹنگ میں تمام باتوں کو صیغہ راز میں رکھنے کا، تو وہ باتیں وہیں پر رہیں گی۔ یہ بھی بدقسمتی تھی کہ اس میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نہیں آئے، حالانکہ جنگ کا اعلان آئین کے مطابق صرف وزیر اعظم کر سکتا ہے۔ وہ اس میٹنگ میں انہوں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور یہ جو بات ایاز صادق صاحب نے کی ہے یہ ان کے اور فارن منسٹر کے درمیان ایک نجی گفتگو تھی، اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی۔ جو انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے اس میں انہوں نے پھر جو حقائق ہیں، نہیں بھائی صاحب اسی میٹنگ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور کیا ان کی حالت ہوئی تھی، بات وہ اسی میٹنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں، اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، بات میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نہیں تھے، اور نہ ہی وہاں پر شاہ محمود صاحب نے کوئی بات کی اس میٹنگ کے اندر۔
लेकिन उसी मीटिंग जब वो उसी कमरे में जब मीटिंग शायद जारी थी या शायद उसके शुरू होने से पहले, क्योंकि उस मीटिंग में तकरीबन 1.5 घंटे का डिले हुई थी, तो वहाँ पर गुफ्तगू हुई एयाज सादिक साहब की और फॉरेन मिनिस्टर साहब की, और वहाँ पर जो तासुर कायम हुआ उसका जिक्र एयाज सादिक साहब ने किया है। ये इसके सारे हक़ाइक़ हैं। इसको बदकिस्मती से मुख्तलिफ पैराए में इसको तोड़ा और मड़ोड़ा जा सकता है, जो कि हो रहा है, लेकिन इसके एक और भी इसका पहलू है कि जो उस वक़्त असम्बली के फ्लोर पर बातें हो रही थीं वो इतनी इश्तियाल अंगेज़ थीं कि फिर जो शख्स खड़ा होता है, और एयाज सादिक साहब एक MNA की हैसियत से खड़े हुए, वो पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर रहे थे, वो उन इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे जो हुकूमत के वज़ीर लगा रहे थे। अब भाई साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप इस किस्म के एक तो आपने कहा कि उसका रिएक्शन था जो कि पार्लियामेंट में हो रहा था, ये उसका रिएक्शन था जो पार्लियामेंट में हो रहा था, या उसका तसलसल है जो कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से तकारीर की जा रही हैं मुसलसल इदारों के सरबराहों के हवाले से, और पिछले 36 घंटे में नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं इस तकरीर के बारे में? वो समझते हैं कि एयाज सादिक साहब को बात नहीं कहनी चाहिए थी, या वो मुतमईन है कि अगर एयाज सादिक साहब ने कहा तो उस वक्त ठीक कहा? देखिए, पार्लियामान में बहुत सी तकारीर होती हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं। आज भी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बात की है, और उन्होंने पुलवामा के जलसे को के हमले को पाकिस्तान के उसमें अमल दखल का जिक्र किया है। ये बातें मुनासिब नहीं होती जब वफाकी वजीर करता है। मगर उसमें मसला ये हो रहा है कि जिस तरह बस सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हुकूमत आप लोगों के बयान जब भारतीय मीडिया उठा लेता है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताती है कि जी भारतीय मीडिया ने उठा लिया और पैमाना ही बना दिया अनफॉर्चुनेटली, उसी तरीके से जो फवाद चौधरी साहब उन्होंने जब तसलसल में बात की तो आगे बताया है कि पुलवामा के बाद जो हुआ वो आगे उन्होंने बताया, बट इंडियन मीडिया ने उनके खिलाफ भी वही किया जो आपके साथ करता है और हुकूमत आपके खिलाफ कोट कर देती। जी, मैं ये कह रहा हूँ उसमें एक फ़र्क है। जब वफाकी वज़ीर बात करता है जिसने एक हलफ उठाया होता है और वो असम्बली में अपनी कैबिनेट की नुमाइंदगी करता है, उसको ज़ाती स्टेटमेंट देने का हक़ हासिल नहीं है। उस बात का असर कुछ और होता है। जब वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाता है उसका असर कुछ और होता है। जब वो इंडियन एजेंट कहता है उसका असर कुछ और होता है। यहाँ पर जो अपोजिशन का MNA बात करता है वो एक आम MNA, उसने भी एक हलफ उठाया होता है जिसमें क्योंकि उसके पास हुकूमत के राज नहीं होते तो वो एक उस हवाले से बात करता है। यकीनन मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हम सब की नाकामी है कि उस नाकामी का फ़ायदा हिंदुस्तान उठाता है। अपने दुश्मन से आप बेहतरी की तवक्को मत रखें। जब भी हम मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम करते हैं, गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी को इंडियन एजेंट कहते हैं, IG पुलिस उठाते हैं, आइन तोड़ते हैं, इलेक्शन में कुछ होता है, ये सब नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। ये सब मुल्क को कमज़ोर करते हैं। आज हम सब की जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज एक डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन मैं ख़ुद भी कासिर हूँ ये कहने से कि वो डायलॉग कैसे शुरू होगा, कौन करेगा, किससे करेगा। मतलब हुकूमत कह रही है उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनकी वजाहत काफ़ी नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब कहेंगे एयाज सादिक साहब को कि वो माफ़ी मांगे? जी, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब आकर अपने वज़रा की माफ़ी मांगेंगे तो मैं समझता हूँ कि एयाज सादिक साहब ज़िम्मेदार आदमी है, वो भी माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि ये मामला एक तरफ़ा नहीं है। बदकिस्मती से इसके असरात जो हैं वो वसी हैं, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मामला जो है वो एक तरफ़ा नहीं, और मामला आज का नहीं है। मामला 2018 के इलेक्शन से है और पिछले 2.25 साल से यही माहौल असम्बली के अंदर है, जिसकी वजह से इस किस्म की मामले पैदा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब आएँ, लीडर ऑफ दी हाउस हैं, बात करें। वो कहेंगे जी हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, हमने हर किस्म की गालियां भी दी हैं, हर किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। यकीनन एयाज सादिक साहब भी, मैं खड़ा होकर माफ़ी मांग लूँगा जी, मैं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, आप हमें कौम या जो भी पार्लियामान है माफ़ कर दे। ये दो तरफ़ा बातें होती हैं। हमेशा बड़ा भाई हुकूमत, लीडर ऑफ द हाउस इसकी पहल करता है, और ऐसा माजी में हुआ है। ये कोई अनोखी बातें नहीं हैं। बहुत तलखियाँ भी हुई हैं, बहुत सी गलतियाँ भी पार्लियामान में हुई हैं। उनका हल यही होता है कि एक दोस्ताना माहौल, एक ऑब्जेक्टिव माहौल वहाँ पर कायम करके मुल्क के मफाद में बात करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि उस मीटिंग में क्या ज़ाती तौर पर उन्होंने कोई ऐसी बात की थी, मामला असल में क्या है। एक ब्रेक के बाद
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अयाज सादिक साहब का मुतनाज़ बयान, DGI-SPR का उस पर दो टोक मौक़िफ़ आ गया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं मजम्मत करेंगे इस बात की। शाहिद खान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि उस मीटिंग में नहीं बात हुई। आपकी कोई 1-to-1 अयाज सादिक साहब से कोई ऐसी बात हुई, क्या हुआ था? शाहजेब, हुआ ये था कि हमें कुछ ऐसी इत्तलात मिली कि भारत को जो नदामत उठानी पड़ी और जो उनको शिकस्त हुई जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके जहाज मार गिराए गए, उनके औखलाहट में उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर मार गिराया, तो हमें इत्तलात मिली कि वो बहुत एक पैनिक सिचुएशन में है और वो कोई भी हरकत कर सकते हैं, कोई जारहाना हरकत कर सकते हैं। इस पर मुनासिब समझा गया कि पार्लियामेंट को और जितनी पार्लिमानी क़यादत है उसको एतमाद में लिया जाए। चुनांचे एक मीटिंग का एहतमाम किया गया और जिसमें जो हमारी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप भी थी और मैं भी मौजूद था, हमने उन्हें एतमाद में लिया। वजीर आजम इतनी अहम मीटिंग में क्यों नहीं आए? प्राइम मिनिस्टर साहब अभी उस मीटिंग में उन्होंने आना था, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉल के इंतजार में वो थे और वो उस कॉल की ताखीर की वजह से वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। अयाज सादिक साहब ने पहले आपके घबराने की बात की, फिर अपनी क्लैरिफिकेशन में एक और मुतनाज़ बयान दे दिया कि वज़ीर आज़म घबराए हुए थे, वो मीटिंग में नहीं आए। एक के बाद एक मुतनाज़ बयान आया आप लोगों के बारे में। जो गुफ्तगू की है अयाज सादिक साहब ने वो बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना है और उन्होंने मेरी राय में मैं उनकी हुब्बुल वतनी पर तो शक कर ही नहीं सकता, मुझसे बेहतर पाकिस्तानी होंगे यकीनन, लेकिन वो बह गए। वो उस जोश खिताबत में उन्होंने वो कह दिया जिसका आज फायदा भारत उठाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के बयानिया को और पाकिस्तान की कामयाबी को उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो दुम दबा के भागे यहाँ से, वो तो उनको तो पाकिस्तान ने एक बैकफुट पे डाला और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने फैसला किया, एक मुतब्बराना फैसला किया कि जो उनका गिरफ्तार शुदा पायलट था उसको बाद में उस मीटिंग के बाद जब फैसला वजीर आजम ने फैसला किया अगले रोज जब पार्लियामेंट में मुखातिब हुए तो उसको दुनिया ने सराहा और दुनिया ने कहा ये स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर है और इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मामलात को डिफ्यूज किया है और एक टेंस सिचुएशन को डी एस्केलेट किया है। यानी कि शाह साहब आप ये कह रहे हैं कि उस मुलाकात में जो मामला था, जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, असल में अभिनंदन की कोई बात नहीं हुई क्योंकि भारतीय पायलट को मार गिराया गया था और भारत की सुबकी हुई थी, तो ये बात हो रही थी कि पैनिक में कहीं भारत एक और कोई कार्रवाई करने की कोशिश ना करे, इस हवाले से मीटिंग थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो चाको समाज से हटके ये उन्होंने मैं हैरान हूँ, उन्होंने कंफ्यूजन में बात कर दी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये बात की है, इसका तो कोई सर पाँव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हमने तो उनको एतमाद में लेने के लिए इजलास बुलाया था और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने उसको क्या रंग दे दिया। वो जो कह रहे परेशान, तो ये जो इंटेलिजेंस इतलात थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, जिस हवाले से सारी की सारी बात की जा रही थी कि जी पाकिस्तान का उस हवाले से क्या रिस्पॉन्स होगा, ये मामला था। देखिए हमें परेशानी नहीं थी, हम पूरी तरह से तैयार थे। हमारा जो खुदा ना खास्ता अगर भारत कोई एग्रेशन करता तो जो जवाबी कार्रवाई हमने करनी थी, हमारी सियासी और हमारी अस्करी क़यादत में कंप्लीट मुताबिकत थी कि हमने रिस्पॉन्ड करना है और कैसे करना है और कहाँ करना है, इस पर कोई शक व शुबा नहीं था, परेशानी नहीं थी। जरूरत महसूस की गई कि सूरत नाजुक है और इस पर पार्लिमानी क़यादत को एतमाद में लिया जाए।
राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम सब वज़ीर आज़म का इंतजार कर रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे बस जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म करें। देखिए, उसकी वजह ये है कि मीटिंग खासी लंबी चल गई थी और इम्पोर्टेंट टेलीफोन कॉल्स, मेरी गुफ्तगू होनी थी। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बिजी थे, आर्मी चीफ की अपनी मसरूफियात थी और मैंने कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स को लाइन अप किया हुआ था, मेरी टेलीफोन कॉल्स होनी थी। तो अब उनके साथ जो आपको पता होता है, जब आप किसी के साथ एक टेलीफोन कॉल तय करते हैं तो नंबर्स एक्सचेंज किए जाते हैं और वक्त का पहले से तयन किया जाता है, तो उनको इंतजार आप नहीं करवा सकते। साहब ये बताइएगा, जहां पाकिस्तान में अब डिबेट आ गई है, आप ज़रा एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने अभी भी कहा कि मैं अयाज सादिक की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं कर रहा हूं। साथ ही जब मरियम नवाज़ के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि उन्होंने लाहौर में भारतीय शहरियों से मुलाकात की है, तो आपने उस वक्त भी कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में भी ये हो गया है कि नून लीग वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आप कुलभूषण के लिए और इस सब के लिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाती है और पूरी अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आप तो भारत के एजेंडे पर सारा का सारा काम कर रहे हैं, मोदी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वैसे कितने खुश होते होंगे कि इस मुल्क का 1,70,00,000 वोट लेने वाले आदमी पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मेरा एजेंट है, इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मेरी एजेंट है, ये पूरा मुल्क ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मेरे एजेंट हैं। इससे ज़्यादा खुशी उनको किस बात की होती होगी? इस मुल्क की सियासत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? शाहजेब, यकीनन हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे बहुत से जिम्मेदार और सीनियर लोग इतने वो रिएक्शनरी हुए हैं और वो अपने इमीडिएट मफादात के इतने ताबे हुए हैं कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, हुकूमत के इंटरेस्ट में और स्टेट के इंटरेस्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनके बयानिया से, उनकी गुफ्तगू से, उनके बयानात से, उनकी तकारीर से क्या वो हुकूमत वक्त को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये डिस्टिंक्शन पैदा करनी बहुत जरूरी है। ये भी एक देखिए ना, ये भी एक सियासी मामले का सियासी जवाब है कि जी आप हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं या रियासत को पहुंचा रहे हैं, मगर उसमें यह कह देना कि आप असल में किसी के एजेंडे पर पहुंचा रहे हैं और आप उसके एजेंट हैं, वहां से गुफ्तगू चाहे वो नून लीग करे या तहरीक इंसाफ करे, अपोजिशन की कोई और जमात करे, ये पाकिस्तान में यहां से डिबेट नहीं आगे बढ़नी चाहिए कि जी इसको आगे बढ़ाइए। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की सियासी क़यादत बंद करे। बहुत अरसा लगता है सियासी क़यादत को पैदा होने में, अब पैदा हो गई है तो एक दूसरे को एजेंट बनाने पर तुले हुए। मैंने हमेशा कोशिश की है और अपनी पार्टी के अंदर भी बात की है कि देखिए, सियासत को सियासी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके इल्म में है, जब गुजरांवाला का जलसा हो रहा था, मुख्तलिफ आरात थी, मेरी पार्टी की क़यादत इस बात की गवाही देगी, मेरी ये सोच थी और मैं ये भी आज कहता चलूं कि इमरान खान साहब इससे मुत्तफिक थे कि बिल्कुल कोई कदम नहीं लगानी चाहिए, कोई हमें उसके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए, सियासी अंदाज में इसको हैंडल करना चाहिए और उसको कहने दीजिए जो करना चाहते हैं, करने दीजिए, जलसे करने दे खिताब, कोई हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। तो हमारी एक पॉलिटिकल मैच्योर अप्रोच थी, है और होनी चाहिए, और मेरी यही कोशिश होगी कि हम एक नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, सियासत में पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी जरूरियात का भी हमें एहसास है, मैं खुद सियासतदान हूँ, लेकिन उसकी हदूद कयूद होती हैं और उनका तयन हमें अज खुद करना होता है। हमें किसी बाहर वाले ने आके नहीं बताना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमने अज खुद सोचना है कि हम क्या किसी हद से तजावुज़ तो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग की सियासत अब यहाँ से कहाँ जाएगी, उससे भाई साहब का रज़िया मालूम करेंगे। आज के बाद कितना नून लीग को नुकसान हुआ है, एक ब्रेक के बाद। सीनियर साहब तज़ियाकार सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, एक बीपर DGISPR ने दिया था, मोहम्मद ज़ुबैर की जो आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात हुई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तकारीर की,
आर्मी चीफ का, DGSI का नाम लिया, मगर जवाब नहीं आया कोई भी खुद डायरेक्ट फ़ौज की तरफ से। मगर ये जो अयाज सादिक साहब का बयान है और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक आज स्टेटमेंट दिया, फिर ये भी बताया कि कोई रैंक एंड फाइल एक है, मुत्तहिद है फ़ौज। आप समझते हैं कि जो बयानिया है नून लीग का, अयाज सादिक साहब ने जो बात की उससे उनकी सियासत को नुकसान हुआ है? आगे कहाँ मामला जाएगा? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की हद तक तो उन्होंने सोच समझ के ही मज़ामती सियासत का फैसला किया है, लेकिन जाहिर है बाकी की जो क़यादत पाकिस्तान में बैठी है उसके इस सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, और जाहिर है अपने अपने इनके मसाइल भी हैं। चाहे जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, पार्लियामेंट्री लीडर जाहिर है इस तरह की जारहाना सियासत जो है उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते होते हैं। चाहे कोई भी किसी भी सियासी जमात की पार्लिमानी पार्टी हो, वो आम तौर पर मफाहमत की सियासत और साथ चलने की सियासत जो है उस पर जोर देते हैं। और मुझे लगता है कि PMLN की भी जो पार्लिमानी सियासत है वो यही कहती है कि कोई रास्ता निकालें, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो तभी नवाज शरीफ ने मज़ाहमत की सियासत का दरवाज़ा खटखटाया। और बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो बात की थी मेरा ख्याल है उस पर रिस्पांस बनता था, क्योंकि वो जंग की बात थी, फौज से मुतल्लिका बात थी, बाकी जो सारी थी सियासी बातें थी, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जो भारत और पाकिस्तान की जंग के हवाले से थी, स्ट्रेटजी के हवाले से। इसका जवाब मेरा ख्याल है ना दिया जाता तो शायद नामुनासिब होता, लेकिन फिर भी जाहिर है इसकी पॉलिटिकल कैनोटेशंस होंगी। इससे ये तासुर लिया जाएगा कि फौज बहुत सारा जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके खिलाफ उन्होंने एक अपनी राय जो है वो रखी है, और जाहिर है नून इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करेगी, और PTI दिल दिल में खुश होगी कि जो नैरेटिव था नून का उसके खिलाफ बिल आखिर फौज जो है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जवाब आया। मतलब आपने कहा मुफाहमत की सियासत से फ़ायदा नहीं हो रहा था तो मुज़ाहमत की सियासत की तरफ गए, तो मुज़ाहमत की सियासत से बंद दरवाजे खुल रहे हैं या उन पर मज़ीद ताले लग रहे हैं? शाहजेब साहब, मेरा ज़ाती ख्याल तो यह है कि जब आप एग्रेसिव सियासत करते हैं तो उससे भी रास्ते खुलते हैं। पहले एक स्टेटस को था और जो मुफाहमती सियासत से उससे स्टेटस को तो बरकरार था, लेकिन स्टेटस को से आगे मामला नहीं चल रहा था, और वो स्टेटस को इन फेवर ऑफ PTI था। मेरा ये ख्याल है कि ये जो अग्रेसिव या जारहाना सियासत है या मज़ाहमती सियासत है, इससे कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा, या मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा, या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा, या कम अज़ कम एहतजाज का दरवाज़ा खुलेगा। स्टेटस को बहरहाल नहीं रहेगा। मतलब आपने कॉलम में भी लिखा कि पार्लिमानी जो क़यादत है वो मुसालिहत की ख्वाहिश रखती है, तो आगे चलकर आपको लगता है नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो सियासत है वो डोमिनेट करेगी या फिर जो मुसालिहत ग्रुप है वो डोमिनेट करेगा? देखिए, ये डिपेंड हालात पे करता है शाहजेब साहब। अगर तो देखें मरियम जो है बहुत ज़्यादा क्राउड खींचती हैं, और जैसे ये लाहौर का जलसा होगा ये एक तरह से इसका इंडिकेटर होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ गुजरांवाला के जलसा से, और मेरा ये ख्याल है कि जो रूट था वो गलत था। लाहौर के अंदर से जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि मार रोड पे कितने लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखना ये होगा कि अगर मरियम इतना बड़ा क्राउड पुल करती हैं जितना कि माजी में मिसालें मौजूद हैं, तो फिर तो मरियम जो है वो लीडर बन जाएंगी, फिर पार्लिमानी लीडर्स पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो क्राउड पुलर होंगी, वो पार्टी का करिश्मा होंगी, और फिर उनके साथ ही चीज़ें तय होंगी। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल क्राउड दिया उन्होंने और वो नॉर्मल किस्म की सियासत करती रही, तो फिर जाहिर है पार्लिमानी लीडर चूंकि सीनियर्स हैं तो इसलिए हो सकता है कि वो ज़्यादा उनकी से हो। लेकिन मेरी राय ज़्यादातर ये है कि मरियम नवाज बहुत क्राउड लेंगी जब लाहौर का जलसा होगा, और अगर उनका रूट ठीक रखा गया तो मेरा ख्याल है कि वो एक नई मिसाल कायम करेंगी इस्तकबाल की। बहुत शुक्रिया सिर भाई साहब का तज़किया आपने सुना। वज़ीर आज़म के हवाले से आज एक अच्छी खबर आई, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट हमला केस में बरी कर दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बरी किया जाता है, जबकि वफाकी वज़रा
शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जहांगीर तरीन और सूबाई वजीर अलीम खान पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फैसले के मुताबिक मुकदमे में नामजद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल है, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी को बदस्तूर मफरूर करार दिया गया है और उनकी पार्टी के एक रुकन मुबश्शिर अली को बरी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई है। गुज़िश्ता समात में इमरान खान के वकील की जानिब से तहरीरी दलाइल जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में फंसाया गया है। उनके खिलाफ ना कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है। ये एक सियासी मुकदमा है, इसलिए सज़ा का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बरी कर दिया जाए। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा था कि प्रोसिक्यूशन भी वज़ीर-ए-आज़म की बरीयत की हिमायत करती है और उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं रखती। अब आम बात यह है कि गुज़िश्ता समात में प्रोसिक्यूशन ने भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस चलाने की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए थे कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। उनके खिलाफ ट्रायल से अदालत का सिर्फ वक्त ज़ाया होगा। अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कई मुल्जिमान ने इमरान खान से पहले बरीयत की दरख्वास्त दे रखी है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्तों को छोड़कर सिर्फ इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाए। लिहाजा तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला किया जाएगा। अदालती रिमार्क्स के बाद तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी और सिर्फ इमरान खान की दरख्वास्त को अदालत में रहने दिया था, जिसके बाद आज अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को बरी कर दिया है क्योंकि हुकूमती वकील और इमरान खान के वकील दोनों ने ही उनको बरी करने की हिमायत की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।